Hey guys, welcome to Tuition Wala Foundation. I'm your chemistry and biology educator Anjali. I hope you all are doing very well. अब तक हम लोग ने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 तक सारे चैप्टर्स को वन शॉर्ट वीडियोस में कवर अप कर लिया है. इफ़ यू वांट टू वॉच ऑल द वन शॉर्ट वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ योर बायोलॉजी, गो टू आवर चैनल प्लेलिस्ट. ओके, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इट इज़ योर चैप्टर नंबर 10, द नर्वस सिस्टम. ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. वाई? बिकॉज आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे अगर रिलेटेड टू ब्रेन, कि अगर हम बोलते हैं तो ब्रेन में कौन सा रीजन है जो हमारी स्पीच को कंट्रोल करता है. अगर हम स्मेल करते हैं या हम कुछ चीज़ को फील करते हैं या फिर हम कोई चीज़ देखते हैं, तो ब्रेन में कोई ना कोई ऐसा एक सेंटर ज़रूर होगा जो इन सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता हो. ओके, और उस सेंटर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो डू वॉच द इंटायर चैप्टर. इस चैप्टर के एंड में आपको सारे डाउट्स रिलेटेड टू कैसे इम्पल्स ट्रैवल होती है, हम कहाँ से देखते हैं, कहाँ से सुनते हैं, और इनफैक्ट हम कहाँ से बोल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के डाउट्स आपके विद इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो डू वॉच द इंटायर चैप्टर. स्टार्टिंग आउट विद द चैप्टर द नर्वस सिस्टम. तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं एज यूजुअल, व्हाट हैव वी लर्नड एंड व्हाट डू वी नो. हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है और हमें इसके बारे में पता क्या है. तो पढ़ा हम लोग ने चैप्टर का बेसिक है कि नर्वस सिस्टम की नीड क्यों होती है. सबसे पहली चीज़ तो इस चैप्टर का बेसिक बोलता है कि हमें नर्वस सिस्टम की नीड क्यों है. हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम है वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो भी फूड हम खाते हैं उनमें से न्यूट्रिशन को एक्सक्रीट करने के लिए, देन सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का ब्लड प्योरीफाई करने के लिए, अलॉन्ग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जैसी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. किडनी का सिस्टम है एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है. लंग्स का सिस्टम है एयर को पंप इन एंड पंप आउट करने के लिए. तो वैसे ही हमारे पास न्यूरल सिस्टम क्यों है, नर्वस सिस्टम क्यों होता है. तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं आपकी, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, इन सारी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए एक मेजर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. सपोजली हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम पढ़ते हैं एक स्कूल में. ओके, अब वो स्कूल में वी आर द स्टूडेंट्स और हम स्टूडेंट्स हैं. वैसे ही हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली वेस्ट प्रोडक्ट, मैं यूज़फुल प्रोडक्ट को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ. तो जितने भी प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं हमारी बॉडी में, जितने भी क्रिएटिनाइन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, वेस्ट एंड यूज़फुल प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए स्टूडेंट्स. ओके, इनको रेगुलेट करते हैं सिस्टम्स, और उन सिस्टम्स को हम अगर हमारे स्कूल की भाषा में बोले तो टीचर्स बोलते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स हैं उनको रेगुलेट टीचर्स करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको रेगुलेट कौन करता है, उनको रेगुलेट करते हैं हमारे सिस्टम. उन सिस्टम्स का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. ये सारे सिस्टम्स इन सारी सब्सटेंस या इन सारे मटेरियल्स को रेगुलेट करते हैं. अब एक बात यहाँ देखने वाली ये होती है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे, जैसे हम बच्चे हैं, ठीक है, एक ही एग्जांपल पे हम अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं. हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स को रेगुलेट करते हैं टीचर्स, और हर एक सब्जेक्ट के लिए वी हैव अ सेपरेट टीचर. ठीक है, मैथ्स वाला टीचर बायोलॉजी तो पढ़ाएंगे नहीं. ओके, मैथ्स वाले मैथ्स पढ़ाएंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी पढ़ाएंगे. तो वैसे ही बहुत सारे टीचर्स हो जाते हैं. स्टूडेंट्स तो होते ही सबसे ज़्यादा, उनसे थोड़े अमाउंट में कम टीचर्स होते हैं, और उन सारी टीचर्स को रेगुलेट कौन करता है, यानी कि कोई भी टीचर्स हो वो प्रॉपर अपनी क्लास, कौन सी क्लास में कौन सा टीचर पढ़ाएगा. ठीक है, आज इस क्लास में 10 बजे बायोलॉजी लेक्चर है, तो उस वाली क्लास में 11 बजे बायोलॉजी लेक्चर है. तो ये जो रेगुलेशन है लेक्चर्स की, ये किसके हाथ में होती है? ये हाथ में होती है HOD के या फिर प्रिंसिपल के हाथ में. तो द हेड ऑफ द इंटायर स्कूल इज योर प्रिंसिपल, बिकॉज प्रिंसिपल जो है वो इनडायरेक्टली इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, हमें कौन से टीचर कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये एक्टिविटी किसके हाथ में होती है? प्रिंसिपल के हाथ में होती है.
इज दिस थिंग क्लियर? अभी इसी एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं हम अपनी बॉडी को। हमारी बॉडी में जैसे मैंने भी बताया कि जो भी यूजफुल और वेस्ट सब्सटेंस है वो हो गए स्टूडेंट्स, और इनको रेगुलेट करने वाले जो सिस्टम होते हैं जैसे कि सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी, ये सारे सिस्टम्स कौन हो गए? ये हो गए हमारे टीचर्स। और इन सारे सिस्टम को प्रॉपर रेगुलेट कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इज द प्रिंसिपल ऑफ योर बॉडी। इज दिस थिंग क्लियर? तो इस वे में आप रिलेट कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ को विथ योर इंटरनल बॉडी। ओके, हमारी बॉडी में प्रिंसिपल कौन है? हमारी बॉडी में प्रिंसिपल है हमारा ब्रेन, यानी हमारा नर्वस सिस्टम। तो उसी नर्वस सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इस नर्वस सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो हम लोग ने सबसे पहले देख लिया कि टू रेगुलेट ऑल द बॉडीली एक्टिविटीज़। देन नेक्स्ट थिंग, टू मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हम बच्चे जो हैं, सपोज हम डरते हैं प्रिंसिपल से, ऑब्वियसली हम डरते हैं, जितना हम टीचर्स से नहीं डरते हैं उतने उससे ज़्यादा हम प्रिंसिपल से डरते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जितने एफिशिएंटली सिस्टम उन पार्टिकल्स या उन सब्सटेंस को रेगुलेट नहीं कर पाते, उससे ज़्यादा एफिशिएंटली ब्रेन उनको रेगुलेट कर देता है। इज दिस थिंग क्लियर? एंड ऑल्सो टू कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, यानी कि कभी स्कूल में हाफ डे हुआ, रेनी सीजन्स में अगर बात करें तो कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो आपके आसपास वाले इलाकों में पानी भर जाता है, और इस पानी भरने के कारण कभी कभी आप लोग को छुट्टी मिल जाती है स्कूल से, बोलते हैं आज स्कूल में हाफ डे है। तो ये हाफ डे टीचर्स के हाथ में नहीं होता है। अ टीचर कैन नॉट गिव यू हाफ डे फ्रॉम स्कूल, बट येस ये हाफ डे किसके हाथ में होता है? प्रिंसिपल के हाथ में। वैसे ही हमारी बॉडी में कौन सी एक्टिविटी कब होगी, वॉलेंट्री एक्टिविटी कब होगी, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी कब होगी, ये रेगुलेट करना भी ब्रेन के हाथ में होता है। इज दिस थिंग क्लियर? तो इस वे में वी स्टडीड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी। ओके, अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूरॉन्स के बारे में। किसके बारे में? न्यूरॉन्स। जैसे कि इन द प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम, नहीं देखा है तो गो वॉच इट ऑन आवर चैनल प्लेलिस्ट। ओके, तो अब हम लोग ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था यानी किडनी, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या थी? उसकी फंक्शनल यूनिट थी नेफ्रॉन। वैसे ही जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स इज द फंक्शनल, इट इज द functional unit of our nervous system. Is this thing clear? Now, अब हम आते हैं न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। सो हाउ डज अ न्यूरॉन एक्चुअली लुक्स लाइक? तो न्यूरॉन कुछ इस वे में होता है, लाइक दिस। न्यूरॉन्स इज हैविंग अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। थोड़ा सा क्रिटिकल है बट नो, विल स्टिल ड्रॉ इट, हम ड्रॉ कर लेंगे। आई होप सो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तो आप लोग मेरे साथ ड्रॉ कर रहे होंगे। दैट इज़ द रीज़न वाई मैं पहले से ही डायग्राम ड्रॉ करके नहीं रखती हूँ, सो दैट आपको भी समझ में आ जाए कि कौन से पार्ट से आपको डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू ड्रॉ इट इन योर एग्जाम्स। ओके, लाइक दिस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपके न्यूरॉन्स का। ओके, एंड द टर्मिनेटिंग पार्ट वुड बी लाइक अ रूट। रूट जैसा होता है टर्मिनेटिंग पार्ट आपके न्यूरॉन्स का। टर्मिनेटिंग पार्ट में स्वॉलन बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होती है ये एक शीथ लाइक कवरिंग होती है। कैसी होती है? शीथ। किसी भी चीज़ की एक्सटर्नल कवरिंग को हम लोग बोलते हैं शीथ। तो दिस इज़ योर शीथ लाइक कवरिंग। ओके, विल डू इट इन दिस वे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली आपको दिख जाएगा। ओके, अब यहाँ से आते हैं हमारे स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज डेंड्राइट्स। वी कॉल देम एज डेंड्राइट्स। ओके, सबके नाम अभी हम देखेंगे अच्छे से और इनके सबके फंक्शंस भी देखेंगे।
न्यूरॉन्स के बारे में सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि न्यूरॉन्स दिखता कैसा है, वो तो हमें पता है न्यूरॉन्स कैसे दिखता है, बट न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है, कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है, उनके बीच में ब्रिज क्या होता है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास कैसे होती जाती है. इज दिस थिंग क्लियर? ओके, नाउ so this is your neurons. This is how a neuron exactly looks like. Okay, neuron में जो this middle portion है, this middle portion is known as your cell body. This middle portion is known as your cell body. Cell body can also be called as a cyton. Is this thing clear? The middle portion of your neuron is known as your सेल बॉडी. सेल बॉडी का एक और नाम है साइटॉन. साइटॉन बोल रहा है सेल बॉडी, एक ही बात है. अब इसके मिडल में क्या है? न्यूक्लियस. ओके, सेल के मिडल में न्यूक्लियस होता है, तो ऑब्वियसली अगर ये सेल बॉडी है तो इसके मिडल में क्या होगा? न्यूक्लियस. अब ये जो तुम्हें डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, पीपल माइट गेट कंफ्यूज्ड. आप लोग को कंफ्यूजन हो सकती है कि ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स तो राइबोसोम्स होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सेल में अगर आउटर सेल बॉडी है, इनर न्यूक्लियस है, तो उसके सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म है उसमें राइबोसोम्स ही होंगे. बट नहीं, ये राइबोसोम्स नहीं है. दीज आर नोन एज निसेल्स ग्रैन्यूल्स. ओके, अगेन निसेल्स ग्रैन्यूल्स इज वन थिंग विच वर डिस्कवर्ड बाय निसेल्स. ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है. रिमेंबर, अगर आपने हमारा 8th चैप्टर देखा होगा, द सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं देखा तो डू वॉच दोज चैप्टर्स, बिकॉज देखो यहाँ पे जो मैं चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देती हूँ, आई गिव इट इन अ डायग्रामेटिक फॉर्मेट. तो इससे आप डायग्राम भी पढ़ लेते हैं और डायग्राम से रिलेटेड जो भी नेम्स हैं उनके नेम्स के साथ साथ उनका फंक्शन भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं. तो सेपरेटली डायग्राम पढ़ो, फिर उसके बाद थियोरी पढ़ो, इट बिकम्स वेरी हैक्टिक. सो आई कंबाइंड द डायग्राम एंड थियोरी एंड एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेरी रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मेट. तो अगर आपको बहुत ही अच्छे से वन शॉट में पूरा चैप्टर क्लियर करना है तो डू वॉच दैट प्लेलिस्ट. कमिंग बैक टू द चैप्टर निसेल्स ग्रैन्यूल्स. हम लोग ने WBC देख रहे थे, टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलेटेड एंड ए ग्रैन्युलेटेड. तो उसमें से जो ग्रैन्युलेटेड WBCs थे उनके साइटोप्लाज्म में यू हैव दैट काइंड ऑफ ग्रैन्युलेटेड स्ट्रक्चर्स. वही ग्रैन्यूल्स है साइटॉन यानी सेल बॉडी के अंदर. और ये ग्रैन्यूल्स निसेल्स, देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड निसेल, उसने ये ग्रैन्यूल्स की डिस्कवरी की थी. दैट्स व्हाई इन ग्रैन्यूल्स को हम बोलते हैं निसेल्स ग्रैन्यूल्स. ओके, इतना क्लियर हो गया. अब यहाँ पे दीज ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर नोन एज योर डेंड्रॉन्स. दीज आर नोन एज योर डेंड्रॉन्स. इज दिस थिंग क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर मेन बिगर ब्रांच इज योर डेंड्रॉन, एंड उसी की स्मॉलर ब्रांचेस is your dendrites. Dendrites. The bigger branch is your dendrons and उसी का smaller version is your dendrites. Okay? Lastly अब हम आते हैं इस पोर्शन पे. ये जो बीच में ट्यूब दिख रही है, स्मॉल सी पतली सी ट्यूब, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन. दिस ट्यूब इज नोन एज एक्सॉन. ओके, अब ये एक्सॉन के पास है ना कवरिंग होती है. द शीथ ऑफ एक्सॉन इज नोन एज माइसिलिन शीथ. माइसिलिन शीथ, आई गेस इट इज ओनली माइसिलिन, माइलिन, नॉट माइसिलिन, इट इज माइलिन शीथ. ओके, मैंने पहले बता दिया था शीथ यानी किसी भी चीज की आउटर कोटिंग. अब डोंट गेट कंफ्यूज, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये माइलिन शीथ नहीं है, ये पूरा एक्सॉन है. ठीक है, दिस इज योर एक्सॉन. और ये एक्सॉन की जो शीथ है, एक्सॉन की जो एक्सटर्नल कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ. ठीक है, अब इस माइलिन शीथ के पास भी एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है. दिस एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरी. इट इज नोन एज योर न्यूरीलेमा. न्यूरीलेमा. द शीथ ऑफ माइलिन शीथ यानी माइलिन शीथ के बाहर भी एक शीथ होती है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूरीलेमा. कुछ न्यूरीलेमास के अंदर यू ऑल्सो हैव न्यूक्लियस. देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन योर न्यूरीलेमा.
कुछ कुछ न्यूरोलेमास में होता है, ठीक है, सब में नहीं बात कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे कुछ डिप्रेशंस दिख रहे हैं, ये न्यूरोलेमा कंटिन्यूस नहीं है, ये न्यूरोलेमा ऐसी नहीं है, ये कैसी है न्यूरोलेमा, इट इज़ हैविंग अ डिप्रेशन, इट इज़ हैविंग अ डिप्रेशन, और इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, दीज डिप्रेशंस आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनवियर, नोड्स ऑफ रैनवियर। ओके, ये नोड्स किसने दी थी, रैनवियर ने, रैनवियर, ही वॉज अ साइंटिस्ट नेम रैनवियर, उसने ये नोड्स दी थी, देयरफॉर इसका नाम है नोड्स ऑफ रैनवियर। निस्सल ने ये ग्रैन्यूल्स की डिस्कवरी की थी, देयरफॉर इट इज नोन एज निस्सल ग्रैन्यूल्स। ओके, अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग पार्ट हम देख रहे हैं एक्सॉन का, इस टर्मिनेटिंग पार्ट के बीच में एक गैप होता है, एक गैप होता है, जिसके बाद से अनदर डेंड्राइट स्टार्ट्स, अनदर न्यूरॉन्स बिगिन, और इस गैप को हम बोलते हैं synaptic cleft. Okay, this gap is known as synaptic cleft. Is this clear? दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं synaptic cleft. I hope so ये पूरा डायग्राम न्यूरॉन्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा. न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ योर साइटॉन्स और सेल बॉडी. अब ये साइटोन और सेल बॉडी में से एक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन्स. डेंड्रॉन्स का काम क्या होता है, डेंड्रॉन्स का काम होता है फर्दर शॉर्ट स्ट्रक्चर्स में डिवाइड होना, जिनका नाम होता है डेंड्राइट्स. अब ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, डेंड्राइट्स बेसिकली रिसीव्स ऑल द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दे रिसीव इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यहाँ से हर जगह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रिसीव करके ये पास ऑन करते हैं डेंड्रॉन्स में, और डेंड्रॉन्स वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कहाँ पास ऑन करते हैं, एक्सॉन में. ठीक है, हमारे डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वो पास ऑन करते हैं डेंड्रॉन्स, देन टू साइटोन एंड देन एक्सॉन एंड देन टूवर्ड्स द अनदर डेंड्रॉन. इस वे में एक ओवरव्यू हमको मिल गया कि कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी. ओके, अब ये बेसिकली एक्सॉन का स्ट्रक्चर होता है कि एक्सॉन जो होता है उसकी अपनी खुद की शीट होती है, माइलिन शीट. ओके, इस माइलिन शीट के आउटर कवरिंग भी होती है, इस माइलिन शीट को भी एक आउटर कवरिंग होती है जिसका नाम है न्यूरिलेमा. न्यूरिलेमा के बीच में कुछ न्यूरिलेमास में यू ऑल्सो हैव न्यूक्लियस, एंड एक गैप होता है बिटवीन वन न्यूरिलेमा एंड अनदर न्यूरिलेमा, उसको हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर. इज दिस थिंग क्लियर? अब हम लोग ने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लिया. ओके, अब हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे पास होती है. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पस लेट मी फर्स्ट रब दिस डायग्राम. आई होप सो आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, सो दैट आपको आगे जाके डिफ़िकल्टी नहीं होगी टू मेक इट. जैसे ही मैं ड्रॉ करते जाऊँगी, आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ इट अलॉन्ग विथ मी, सो दैट आप लोग भी समझ जाएंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है ड्रॉ करना. ओके, नाउ वी आर डन. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन. ओके, द स्पेलिंग इज रॉन्ग, स्टैंड्स फॉर transmission of nerve impulse, यानी कि सिग्नल्स. नर्व इम्पल्स बोल लो या इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल लो, वन एंड द सेम थिंग. ये ट्रांसमिशन कैसे होता है इनका. नाउ फोकस ओवर हियर. मैं यहाँ पे एक छोटा सा न्यूरॉन बना रही हूँ. आई एम ड्राइंग अ स्मॉल न्यूरॉन लाइक दिस, कुछ इस वे में आई एम ड्राइंग इट लाइक दिस. ओके, यहाँ पे हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, बेसिकली हमको क्या देखना है सिर्फ कि एक्सॉन में उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है. लाइक दिस आई एम ड्राइंग. डोंट गो ऑन माई डायग्राम ऑफ न्यूरॉन्स ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ एक नर्व इम्पल्स से दूसरी नर्व इम्पल्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं सिग्नल्स, वही देखने वाले. एक पर्टिकुलर न्यूरॉन का डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है हमें. तो लाइक दिस आई एम ड्राइंग व्हाट, न्यूरिलेमा.
अब मैंने बताया था यहाँ पे देयर विल बी रूट की ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स जिसका एंड पोर्शन थोड़ा स्वॉलो होगा। फिर यहाँ पे यू हैव दिस जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और इस जंक्शन को क्या बोलते थे हम लोग? साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ओके, साइनैप्टिक क्लेफ्ट। दिस इज वन न्यूक्लियस। यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम, आप ड्रॉ कर सकते हो। आई एम नॉट ड्राइंग इट क्योंकि मुझे अभी बस ट्रांसमिशन दिखाना है। ये एक हो गया एक न्यूरॉन, इसी के बेस से स्टार्ट होता है अनदर न्यूरॉन, इसी के बेस से बट थोड़े से गैप में, इसी के बेस से थोड़े से गैप में स्टार्ट होता है अनदर न्यूरॉन जिसमें भी सेम ही स्ट्रक्चर होगा। न्यूरिलेमा, like this the neurolemma will be present, the axon will be present, the dendrons having a dendrites, and it will finally terminates into another swollen ball like structures। ऐसे कुछ structures होंगे जो मैंने बताया था रूट जैसे दिखते, इसमें भी swollen structures होंगे। okay, now this structures again will enter into the synaptic cleft और यहाँ से again एक और न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। so this is how two neurons are present। अब यहाँ पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। यहाँ पे आप देख रहे हो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। अब इसी को हम थोड़े से ज़्यादा इलेबोरेटेड फॉर्मेट में देखते हैं, तो इसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट का मैं एक एनलार्ज वर्जन आपको इस फॉर्म में दिखा सकती हूँ, लाइक दिस। यही एक न्यूरॉन का एनलार्ज वर्जन यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। इसका एनलार्ज वर्जन कुछ ऐसा दिखेगा, स्वॉलन पोर्शन। मैं किसी भी, ये पूरा एक्सॉन है, ठीक है, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, इनमें स्वॉलन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैं इस टर्मिनल का एक एनलार्ज वर्जन आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। इसका एनलार्ज वर्जन कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पे यू हैव दिस, okay, within this portion I am showing you the enlarged version of what actually happens in your synaptic cleft। okay, तो वो पढ़ने से पहले हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि साइनेप्सिस क्या होते हैं। what are synapses? साइनेप्सिस क्या होते हैं? तो साइनेप्सिस बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ जंक्शन, साइनेप्सिस इज अ जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक्सॉन, एंड डेंड्रॉन, डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन। ओके, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, इसको सिंपल हम लोग समझ सकते हैं। कैसे? कि मैंने बताया ये साइनेप्सिस है, ये साइनेप्सिस है, ये जो रीजन है दिस इज योर साइनेप्सिस। So what exactly a synapses is? It is a region between the axon of one neuron and the dendron of other neuron। इस न्यूरॉन के डेंड्रॉन और इस न्यूरॉन के एक्सॉन के बीच का रीजन इज योर साइनेप्सिस। अब यहाँ पे एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये मैंने बना दिया एक्सॉन और ये मैंने बना दिया डेंड्रॉन। ये हो गया मेरा ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन का एनलार्ज्ड व्यू। तो ये एनलार्ज्ड व्यू है एक्सॉन का और ये एनलार्ज्ड व्यू है इस डेंड्रॉन का। अब होता क्या है? तो यहाँ पे एक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिसेप्टर प्रोटीन्स, दीज आर कॉल्ड एज रिसेप्टर प्रोटीन्स। ओके, और ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमारे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ये होते हैं हमारे न्यूरो, दीज आर अवर न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, दीज आर अवर रिसेप्टर प्रोटीन्स जो कहाँ होते हैं? डेंड्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे होते हैं हमारे एक्सॉन के टर्मिनल में न्यूरो रिसेप्टर्स। यहाँ बाहर होती है कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और अंदर कैल्शियम आयंस बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है तुम्हारा adrenaline। this neurotransmitter over here, let me check adrenaline है कि acetylcholine है। I hope so it is your acetylcholine, the neurotransmitter is your acetylcholine।
ओके तो इतना बेसिक थिंग्स हमारे पास पहले से प्रेजेंट है। अब क्या होता है, अब इस डेंड्राइट ने वेव इम्पल्स लिया, नर्व इम्पल्स, उसने अपने एक्सॉन में पास किया, एक्सॉन से वो नर्व इम्पल्स कहाँ गई है, एक्सॉन से वो नर्व इम्पल्स यहाँ आ गई। ठीक है, अब नर्व इम्पल्स यहाँ आ गई, वैसे ही जैसे नर्व इम्पल्स यहाँ पे आ जाती है, कैल्शियम आयंस अंदर डिफ्यूज़ होते हैं, कैल्शियम आयंस अंदर डिफ्यूज़ होते हैं, Ca2+, बाहर की कैल्शियम आयंस हट जाती है, कैल्शियम आयंस डिफ्यूजेस इनसाइड। अब जैसे ही कैल्शियम आयंस अंदर आ जाते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर गेट्स रिलीज्ड, वो कुछ इस फॉर्मेट में आके रिलीज्ड हो जाते हैं बाहर की तरफ, लाइक दिस। इज दिस थिंग क्लियर्ड? न्यूरोट्रांसमीटर हमारे रिलीज्ड हो जाते हैं, रिलीज होने के बाद ये ट्रैवल करते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स में, ये ट्रैवल करते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स में। अब रिसेप्टर प्रोटीन्स में यू हैव सोडियम आयंस, रिसेप्टर प्रोटीन्स ओपन हो जाते हैं, ये रिसेप्टर प्रोटीन्स ओपन होते हैं, बट जैसे कि यहाँ पे साइनेप्टिक ये वाला जो है हमारा कैल्शियम आयंस अंदर आए तभी न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकले, वैसे ही जब सोडियम आयंस अंदर आएंगे, Na+ अंदर आएंगे, तभी आपके न्यूरोट्रांसमीटर या फिर रिसेप्टर प्रोटीन्स ओपन होंगे और न्यूरोट्रांसमीटर अंदर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, अब सोडियम आयंस बहुत ज़्यादा हो गए, चैनल्स हो गए बंद, न्यूरोट्रांसमीटर ने बोला कि प्रोटीन रिसेप्टर ने बोला अब बस, अब हमारे पास सोडियम आयंस बहुत हो गए, अब हमको और किसी चैनल्स की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो बचे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है, दे विल अगेन गो बैक, ये वापस चले जाएंगे एंड दे गेट सेटल, अंदर तो नहीं होंगे बट येस दे गेट सेटल एट द बेस ऑफ एक्सॉन के बेस में ये सेटल हो जाएंगे, और यहाँ से वो अगेन इम्पल्स ट्रैवल करेगी हमारे सेल बॉडी में, और फिर यहाँ पे एक्सॉन और फिर इसके एक्सॉन में। इज दिस थिंग क्लियर्ड? अब इस वे में हमारा जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स है ये ऑकर होता है। क्या हुआ, सबसे पहले नर्व इम्पल्स इस डेंड्राइट में आई, फिर डेंड्रॉन में, फिर एक्सॉन में आई। एक्सॉन के टर्मिनल में कुछ ऐसा होता है कि बाहर कैल्शियम आयन ज़्यादा है, अंदर कैल्शियम आयंस कम है, न्यूरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, एसिटाइलकोलिन। अब क्या होता है, कैल्शियम जैसे ही अंदर आता है, न्यूरो रिसेप्टर्स एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देते हैं। वो कहाँ जाती है, वो जाती है रिसेप्टर प्रोटीन ऑफ द डेंड्राइट्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स भी तभी खुलेंगे जब उनके पास सोडियम आयंस होंगे। जैसे ही सोडियम आयंस अंदर आती है, रिसेप्टर प्रोटीन्स ओपन हो जाते हैं, जिसके थ्रू न्यूरो रिसेप्टर्स विल ट्रेवल इनसाइड। ओके, अब क्या होता है, अब ये न्यूरो रिसेप्टर्स बोलते हैं, अब अभी रिसेप्टर प्रोटीन बोलते हैं कि नहीं, अब इनफ ऑफ द सोडियम आयंस है हमारे पास इनफ सोडियम आयंस है, अब हमें चैनल्स बंद करने हैं। अब इन्होंने अपने रिसेप्टर प्रोटीन चैनल्स बंद कर दिए। जो बचे कुछ न्यूरो रिसेप्टर हैं ये वापस बेस ऑफ द एक्सॉन पे चले जाते हैं, एंड जो पास ऑन हो गए हैं दैट विल पास ऑन टू अनदर न्यूरॉन। ओके, तो इन दिस वे योर ट्रांसमिशन थ्रू साइनेप्सिस टेक्स प्लेस। अब इनका है, ये दो जंक्शंस का नाम होता है, एक्सॉन को बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, एक्सॉन इज नोन एज प्री साइनेप्टिक, और जो तुम्हारा रिसेप्टर प्रोटीन है इसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। दिस इज नोन एज योर पोस्ट साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इज दिस थिंग क्लियर? तो एक्सॉन का जो ये पार्ट है, यानी कि ये प्री साइनेप्टिक, ये साइनेप्सिस है, तो साइनेप्सिस से पहले वाला जो रीजन होगा उसको बोलेंगे प्री साइनेप्टिक, साइनेप्सिस से बाद वाला जो रीजन होगा उसको बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक रीजन। आई होप सो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी अबाउट दी साइनेप्सिस, अबाउट दी न्यूरॉन्स, ठीक है, एंड कैसे ट्रांसमिशन होता है। अब बेसिकली ये ट्रांसमिशन एक रीजन से दूसरे रीजन में कैसे होता है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू दैट ट्रांसमिशन फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये तो हम लोगों ने साइनेप्सिस के थ्रू ट्रांसमिशन देख लिया। ओके, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस थिंग, एक स्टोरी के फॉर्मेट में हम लोग ने अभी देखा। नाउ आई एम रबिंग दिस पार्ट, ओके, सो दैट क्लियरली आप लोग को सब चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। नाउ
ओके, आई एम स्टार्टिंग आउट विद अनदर पार्ट। अब तो हम लोग ने देख लिया कि साइनेप्सिस के थ्रू कैसे ट्रांसफ़र होता है। अब साइनेप्सिस के अलावा एक सिग्नल दूसरी नर्व्स में, एक्सॉन में कैसे ट्रांसफ़र होता है। साइनेप्सिस में तो देख लिया हमने, अब एक्सॉन में सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है ये चीज़ हम अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये एक नर्व इम्पल्स है, ये एक नर्व इम्पल्स है, इसमें सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो अब यहाँ पे अगर एक्सटर्नली यू हैव पॉजिटिव चार्जेस, ओके, एक्सटर्नली यू हैव पॉजिटिव चार्जेस, लेट मी ड्रॉ देम क्लियरली। इंटरनली यू हैव नेगेटिव चार्जेस, बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या है ये, पोलराइज्ड है, ये हो गए पोलराइज्ड। इज दिस थिंग क्लियर। अब क्या होता है, अब ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, अब ड्यू टू स्टिमुलस कुछ जो पॉजिटिव पार्ट है वो अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, बाकी सब वैसे का वैसे ही रहता है, बट certain positive part, I'm not talking about all the positive part, certain positive part diffuses inside like this। यहाँ पे ये वाले रीजन में डिफ्यूजन हुई है और यहाँ पे इस वाले रीजन में डिफ्यूजन हुई है, ठीक है। सॉरी, आई नीड टू ड्रॉ इट अकॉर्डिंगली, ठीक है, जैसे पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव ड्रॉ करना था। तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 एंड अगेन ओवर हियर विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव देन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके, तो कुछ इस वे में आपका डिफ्यूजन हुआ है ऊपर और नीचे साइड, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स में। तो अब यहाँ पे बाकी सारा रीजन तो पोलराइज्ड है, ओनली दिस पर्टिकुलर रीजन इज depolarized, is depolarized। इस क्लियर, पर्टिकुलर रीजन डीपोलराइज्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रीजन के बाद यहाँ पे वो रीजन आ जाता है, यानी कि अब यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, वैसे ही यहाँ पे भी पॉजिटिव। अब ये जो डीपोलराइज्ड रीजन है वो यहाँ पे आ जाता है। तो जिस रीजन में डीपोलराइजेशन है वही रीजन में नर्व्स अभी प्रेजेंट है। तो एक्सॉन में कुछ इस तरीके से, या फिर कोई भी और नर्व्स में डीपोलराइज्ड रीजन से पोलराइज्ड रीजन से डीपोलराइज्ड, फिर पोलराइज्ड, फिर डीपोलराइज्ड, ऐसे जब डीपोलराइज्ड रीजन ट्रैवल करता है, इस वजह से हमारी नर्व इम्पल्स ट्रैवल होती हैं और ये मेंटेन करता है बाय सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। लेटर अहेड इन योर 11th and 12th स्टैंडर्ड इसके बारे में और डेप्थ में आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। ओके, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा आई गेस। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब हम लोग ने देख लिया न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है, ठीक है, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखा हम लोग ने। देन व्हाट वी स्टडीड अबाउट न्यूरॉन्स में ट्रांसमिशन कैसे होता है, साइनेप्सिस से कैसे होता है, और एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन या एक नर्व से दूसरी नर्व्स में कैसे ट्रांसमिशन होता है वो हम लोग ने देख लिया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वी आर गोइंग टू नाउ फोकस ऑन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के टाइप्स क्या हैं, तो न्यूरॉन्स आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, सेंसरी, मोटर एंड यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज एसोसिएटेड न्यूरॉन्स। तो सबसे पहला है सेंसरी न्यूरॉन, देन यू हैव मोटर न्यूरॉन्स एंड देन यू हैव एसोसिएटेड न्यूरॉन। ओके, तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स कैरीज द इम्पल्स, दे कैरीज इम्पल्स from sense organ to brain। okay,
सेंस ऑर्गन से ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द मेन नर्वस सिस्टम। आई वॉज जस्ट करेक्टिंग माई सेंस, ओके, क्योंकि हर बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि सेंसरी का काम क्या होता है, मोटर का काम क्या होता है। तो ना आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट ट्रिक जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। ओके, सेंसरी न्यूरॉन्स का नाम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स मतलब कौन से ऑर्गन्स? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? स्किन, नोज, ईयर्स, आईज, टंग, जहां से हम चीज़ों को सेंस कर सकें। ओके, तो स्किन इज़ वन सच इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन। एग्जाम्पल ले लो, स्किन में अगर मैंने कुछ पिंच किया तो दैट इन्फॉर्मेशन, पिंच हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक कौन लेके जाएगा? इसकी इन्फॉर्मेशन लेके जा सकते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। इनका काम होता है सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन में लेके जाना। तो याद रखो, कभी भी सेंसरी न्यूरॉन आया तो याद रखना सेंसरी मीन्स सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन। मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स अगर ये सेंस ऑर्गन टू ब्रेन लेके जा रहे हैं, ठीक है, सेंसरी याद रख लो, बाकी सब खुद ही याद हो जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है सेंस ऑर्गन से ब्रेन में इंफॉर्मेशन लेके जाना। तो मोटर न्यूरॉन्स का काम तो इसका अपोजिट होगा, क्या करना? कैरीज इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन। अब ये क्या करेंगे? ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे। इज दिस थिंग क्लियर? फ्रॉम ब्रेन टू सेंस ऑर्गन। एसोसिएटेड न्यूरॉन ये क्या करेंगे? दे हेल्प, बेसिकली इनका काम ही होता है हेल्प करना सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को। दे आर बेसिकली फॉर हेल्पिंग आउट द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स दे कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, मोटर कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू द सेंस ऑर्गन, एंड एसोसिएटेड न्यूरॉन हेल्प्स द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शन। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं नर्व्स की, तो यहाँ पे मैं अगर न्यूरॉन्स की बात ना करूं, मैं अगर बात करूं नर्व्स की, तो नर्व्स क्या होती हैं? नर्व्स आर बेसिकली एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये है बंडल लाइक स्ट्रक्चर, इसको मैं बोलती हूँ नर्व्स। ये नर्व्स कैसे बने होते हैं? इनके अंदर यू विल फाइंड मल्टीपल अमाउंट ऑफ एक्सॉन्स, बहुत सारे एक्सॉन्स से वन नर्व इम्पल्स इज फॉर्म्ड लाइक दिस। तो ये है हमारे नर्व्स। नर्व्स आर द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन बंडल्स, दे आर द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन बंडल्स। इज दिस थिंग क्लियर? तो सेंसरी नर्व बोलूँ तो कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, मोटर नर्व बोलूँ तो कैरी द इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू द सेंसरी ऑर्गन, एंड एसोसिएटेड या मिक्स्ड नर्व बोलूँ तो दे परफॉर्म बोथ द फंक्शंस। इज दिस थिंग क्लियर? तो नर्व्स आर नथिंग बट द बंडल ऑफ एक्सॉन। ओके, विद दिस हम लोग ने फर्स्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का अबाउट द न्यूरॉन्स फिनिश कर लिया। ओके, नाउ विल बी मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सेकेंड टॉपिक है अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल नर्व्स। टॉपिक नंबर 2, central nervous system. CNS stands for central nervous system. अब ये जो CNS है, इट इज कंप्राइजिंग अप ऑफ 2 थिंग्स। सबसे पहला इसमें आता है हमारा ब्रेन, एंड नेक्स्ट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से 2 पार्ट्स आते हैं? सबसे पहला पार्ट है हमारा ह्यूमन ब्रेन एंड द नेक्स्ट पार्ट इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो अब हम सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे एंड देन लेटर ऑन हम पढ़ेंगे अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। CNS का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इस पूरे चैप्टर को बच्चे इसीलिए पढ़ते हैं ताकि दे गेट टू नो अबाउट ह्यूमन ब्रेन।
तो आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट ह्यूमन ब्रेन। इस चैप्टर के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से एक पर्सन ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और दूसरा कम। हमारी इंटेलिजेंस ब्रेन के किस पार्ट पे डिपेंड होती है सबसे ज़्यादा, इस चैप्टर के एंड में आई लेट यू नो अबाउट ऑल दोज फिनोमेना। ओके, तो अब हम आते हैं ह्यूमन ब्रेन के ऊपर। ह्यूमन ब्रेन बेसिकली इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। इसके कितने रीजन होते हैं? इट हैज़ 3 रीजन्स। 3 रीजन्स कैसे? लेट मी ड्रॉ इट। ये अगर मेरा ह्यूमन ब्रेन है, ओके, डोंट गो ऑन माई डायग्राम, आई एम जस्ट डूइंग अ रफ वन। ये उसका हो गया मिड ब्रेन, और यहाँ से एक पोर्शन एक्सटेंड होता है जो स्टेम बनाता है, इसको हम बोलते हैं हाइंड ब्रेन। सो समवट लाइक दिस अ ह्यूमन ब्रेन एक्चुअली लुक्स लाइक, जिसमें ये जो पोर्शन है दिस इज योर फोर ब्रेन, then this one is your mid brain, and the last one is your hind brain, okay, the lower region. So in this way your entire brain is divided into 3 regions. The first is your forebrain, midbrain and hindbrain. Let us start with all those region. अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं forebrain के बारे में। तो एक ह्यूमन का forebrain कैसा होता है? तो ह्यूमन forebrain looks like this. सबसे पहला रीजन क्या है हमारा? A. Let me give it A. forebrain. Okay. अब forebrain में भी you have 3 regions. See, human brain is a complicated thing. तो इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्स्ट्रा बनाना होगा। ओके, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रखनी होगी। स्टार्टिंग से अगर आप इस चैप्टर के बिगिनिंग से ध्यान देंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग्स क्लियरली। अगर आपने बीच का चैप्टर स्किप किया एंड इफ यू आर स्टार्टिंग द चैप्टर राइट फ्रॉम द मिडल, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इम्पॉसिबल तो नहीं होगा, येट डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, तो forebrain is basically this portion. This will have a brain stem, then there is your midbrain and this one is your hindbrain. Okay? तो कुछ इस तरीके से हम लोग forebrain के ऊपर पहले concentrate करते हैं। तो forebrain में you have 3 regions. Olfactory region, olfactory lobe, then you have your cerebellum, and you have this diencephalon. Okay, अब before starting this entire forebrain, let me tell you कि brain को another name से भी जाना जाता है। brain is also known as encephalon. Brain is also known as encephalon. Okay, and brain का lower region है diencephalon. Clear? तो brain का एक और नाम है, क्या नाम है brain का? encephalon. It is a very important thing, एक interesting thing है, कुछ न्यू पढ़ा है आज कि brain का एक और नाम होता है encephalon. Okay? तो अब हम आते हैं ब्रेन के मेन रीजन पे। जो सबसे पहला रीजन है हमारा forebrain. forebrain 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, olfactory lobe, cerebellum and diencephalon. अब olfactory lobe के बारे में हम पहले बात करते हैं कि फर्स्ट रीजन इज योर olfactory lobe. ओके, अब अगर मैं इस olfactory lobe के बारे में बात करूं तो इस olfactory lobe में सबसे पहला आता है फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। ये ओल्फैक्टरी लोब जो है forebrain का, ये वाला पार्ट इज योर ओल्फैक्टरी लोब। ठीक है, ओल्फैक्टरी लोब में ये सबसे पहला पार्ट आता है फ्रंटल लोब, देन दिस वन इज योर पैराइटल लोब, दिस वन इज योर ऑसिपिटल लोब, and this one is your temporal lobe. Clear?
इतने थिंग्स आपके क्लियर हो गए कि ये जो लोब्स है हमारी फोर ब्रेन की, फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिबेलम एंड डायंसेफेलॉन। अब फोर ब्रेन का हम सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट द ऑल्फैक्टरी लोब। बाय द नेम इटसेल्फ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जितनी भी लोब्स हैं दे आर बेसिकली कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ स्मेलिंग। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब का एक्यूरेट होना मीन्स गुड सेंस ऑफ स्मेल। और अगर ओल्फैक्टरी लोब प्रॉपर नहीं है आपके ब्रेन का तो यू हैव सर्टन थिंग्स कि आप कभी कभी देखते हैं कि आप चीज़ों को स्मेल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इन ओल्डर पीपल आपने ज़्यादातर ये देखा होगा, जैसे आपकी एज ओल्ड हो जाती है तो यू फाइंड डिफिकल्टी इन स्मेलिंग द सब्सटेंस, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। वो किसकी वजह से होता है? दैट इज़ बिकॉज कि आपका जो ओल्फैक्टरी लोब्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। ओके, दिस इज द नेम ऑफ द लोब्स। तो बेसिकली ऑल्फैक्टरी लोब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 5 पार्ट्स में, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। अब ये जो इनके बीच में सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है, इन मेम्ब्रेन्स के भी कुछ नाम होते हैं। ठीक है, ये जो सेपरेटिंग मेम्ब्रेन्स या फिर लाइंस है इसे हम नाम से बुलाते हैं, कुछ नाम होते हैं इनके। लेट मी क्रॉस चेक कि आपके नेम्स वो सही हैं कि नहीं। I just need a quick time. Okay. अब यहाँ पे जो ये सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है इनके भी कुछ नाम होते हैं। तो ये जो पहली सेपरेटिंग मेम्ब्रेन है दैट सेपरेट्स योर फ्रंटल एंड पैराइटल लोब, फ्रंटल और पैराइटल रीजन को जो सेपरेट कर रही है उस लोब का नाम है सेंट्रल सल्कस। लेटर ऑन आपको पता चलेगा कि ये सल्कस आए कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। ठीक है, तो द सल्कस विच इज सेपरेटिंग योर फ्रंटल एंड पैराइटल इज सेंट्रल सल्कस। देन पैराइटल एंड ऑसिपिटल को जो सेपरेट कर रहा है उसका नाम है पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। ओके, पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस। और जो ऑसिपिटल और टेम्पोरल और बाकी सारे, यानी कि ये जितना भी बड़ा सा सल्कस है जो सारे रीजन को सेपरेट कर रहा है टेम्पोरल से, इसको हम बोलते हैं लेटरल सल्कस। ओके, इज दिस थिंग क्लियर? तो इन दिस वे हमारा ओल्फैक्टरी लोब बनता है। ओल्फैक्टरी लोब इज मेनली कंसर्न्ड विद द गुड सेंस ऑफ स्मेल, जिसमें 5 रीजन होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। अब इन रीजन्स को सेपरेट करते हैं कुछ सल्कस। फ्रंटल और पैराइटल को सेंट्रल सल्कस सेपरेट करता है, पैराइटल और ऑसिपिटल को पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, एंड योर इंटायर सल्कस एंड टेम्पोरल सल्कस को सेपरेट करता है लेटरल सल्कस। ओके, now we'll be moving to another part of your forebrain, that is your cerebellum. Okay, another part of your forebrain is your not bellum, it's brum. अच्छा, सेरिब्रम और सेरिबेलम ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं क्योंकि ये विद इन योर ब्रेन ही प्रेजेंट होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक नेम देम। इट वॉज माई मिस्टेक, इट इज़ नॉट सेरिबेलम, इट इज़ सेरिब्रम। Now we will be studying about another region which is cerebrum. अच्छा, cerebrum को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं स्मॉल ब्रेन, यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है बड़ा सा, उसका छोटा पार्ट, उसका छोटा भाई, इट इज नोन एज ऑल्सो नोन एज योर स्मॉल ब्रेन। ओके, cerebrum इज ऑल्सो नोन एज योर स्मॉल ब्रेन। अब इस सेरिब्रम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सेरिब्रम बेसिकली लार्जेस्ट पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, यानी कि ये कितना ऑक्यूपाई करता है, तो दिट ऑक्यूपाइज 80 to 85% वेट जो होता है ब्रेन का, 80 to 85% वेस ऑफ ब्रेन, यानी कि पूरे ब्रेन का 80 to 85% तो सेरिब्रम ही फॉर्म करता है वेट। अब ये सेरिब्रम है, इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। सेरिब्रम 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। लेट मी रब इट। तो ये थिंग्स आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिए होंगे क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे
बहुत ही बड़ी एक्सप्लेनेशन देनी है अबाउट सेरिब्रम, तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा। अब ये जो सेरिब्रम है ये बेसिकली बड़ा पोर्शन होता है, आई एम जस्ट ड्राइंग इट इन अ शॉर्ट वे। सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, सेरिब्रम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, सेरिब्रम हेमिस्फीयर 1 एंड सेरिब्रम हेमिस्फीयर 2। इज दिस क्लियर? मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, बेसिकली शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर, सेरिब्रम हेमिस्फीयर 1 एंड हेमिस्फीयर 2। इन दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है, दिस ब्रिज इज नोन एज कॉर्पस कॉलोसम। ये नर्व फाइबर से बना होता है और इसका नाम है कॉर्पस कॉलोसम। ये ब्रिज फॉर्म करता है बिटवीन सेरिब्रम हेमिस्फीयर 1 एंड हेमिस्फीयर 2। अब ये दोनों हेमिस्फीयर में देयर इज दिस गैप, ठीक है, इन दोनों हेमिस्फीयर में देयर इज दिस गैप। ये गैप फिल्ड अप होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब मैं आपको ब्रेन के बारे में, वंस आई विल फिनिश अबाउट दिस डायएन्सेफेलॉन नाउ, आई विल टेल यू अबाउट फोर ब्रेन के बाद, बिकॉज वो एक पार्ट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ अबाउट द ह्यूमन ब्रेन का आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। स्कल के बारे में आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट, आई विल टेल यू आफ्टर दिस डायएन्सेफेलॉन, ओके। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, इस कैविटी का नाम होता है, इन दोनों कैविटी का नाम होता है लेटरल वेंट्रिकल। इट इज नोन एज लेटरल वेंट्रिकल। ये सेरिब्रोस्पाइनल से भरी होती है, ये तो कैविटी होती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ऊपर प्रेजेंट होती है, और ये दोनों कैविटी किससे भरी होती है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं अभी अहेड, वंस आई विल फिनिश दिस डायएन्सेफेलॉन आई विल कवर दैट स्कल वाला पार्ट, ओके। अब ये जो लेटरल वेंट्रिकल है, इसका जो रूफ है, ये रूफ, लेटरल वेंट्रिकल का रूफ जो है वो किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ पैलियम। और सेरिब्रोस्पाइनल का जो फ्लोर है, बॉटम, दिस फ्लोर इज मेड अप ऑफ कॉर्टेक्स रीजन। दिस फ्लोर इज मेड अप ऑफ कॉर्टेक्स रीजन, नर्व कॉर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा, एनीथिंग रिलेटेड टू किडनी इज रीनल, सिमिलरली एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन इज न्यूरल कॉर्टेक्स या नर्व कॉर्टेक्स, ओके। अब ये जो कॉर्टेक्स है, दिस कॉर्टेक्स इज बेसिकली ग्रे इन कलर। ये कॉर्टेक्स कैसी होती है? ग्रे मैटर होती है, ग्रे कलर का मैटर होती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस ओवर हियर कि ये ग्रे क्यों होती है? व्हाई द कॉर्टेक्स इज ग्रे? द रीजन बिहाइंड इज, कॉर्टेक्स का ग्रे कलर आता है साइटॉन की वजह से। यानी कि जो ब्रेन्स में न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन में होती है साइटॉन और एक्सॉन, तो वो जो साइटॉन वाला पार्ट है वो इस कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। इज दिस थिंग क्लियर्ड? अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि सेरिब्रम में यू हैव वेरियस एलिवेशन एंड डिप्रेशन। बहुत सारे एलिवेशंस होते हैं और बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं। यानी कि ब्रेन में बहुत सारे रीजन्स ऐसे होते हैं जो एलिवेटेड होते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ डिप्रेस्ड होते हैं। ये हो गया हमारा एलिवेटेड रीजन, और जो ये नीचे वाले रीजन है ऐसे, ये जो डाउनवर्ड वाला रीजन है, ये हो गया डिप्रेस्ड रीजन। तो ऐसे एलिवेशंस और डिप्रेशंस ब्रेन में होते हैं। हमने देखा होगा ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये बहुत सारे एलिवेशंस और डिप्रेशंस देखने मिलते हैं ब्रेन में। इन एलिवेशंस और डिप्रेशंस को बोला जाता है गायरी एंड सल्की, ठीक है, गायरी एंड सल्की। द एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ योर ब्रेन इज नोन एज गायरी एंड सल्की। अब इन गायरी और सल्की का काम क्या होता है? तो जितने ज्यादा मोर गायरी एंड सल्की, मोर इज इंटेलिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंस। यानी हमारे ब्रेन की जो इंटेलिजेंस है ये किससे कंसर्न्ड होती है? ये बेसिकली कंसर्न्ड होती है गायरी और सल्की से। यानी जितने ज़्यादा आपके ब्रेन में एलिवेशन और डिप्रेशंस होंगे उतने ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस होगी, है ना। ये एक नई चीज़, सो नोट इट डाउन, ओके। ये एक नई चीज़ हम लोग ने पढ़ी है।
इन अ जनरल एंड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू भी कवर हो गया और एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी कि एक पर्सन कितना इंटेलिजेंट हो सकता है। तो इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द गायरी एंड सल्की, कितने ज़्यादा उसके पास एलिवेशन और डिप्रेशन है, उस पर ये चीज़ डिपेंडेंट होती है। इज दिस थिंग क्लियर? ओके, नाउ अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, इस ब्रेन में दो रीजन्स होते हैं, फोर ब्रेन में दो रीजन्स होते हैं जहाँ से हम लोग की स्पीच और सेंस ऑर्गन्स कंट्रोल होते हैं। लेट मी ड्रॉ दोज टू रीजन्स फॉर यू। सपोज ये एक ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, फोर ब्रेन है। नाउ लेट मी ड्रॉ एन एक्चुअल फोर ब्रेन जैसे मैंने अभी बनाया था, सो आप लोग को बेटर समझ में आएगा। सपोज ये मेरा फोर ब्रेन है, like this there will be a mid brain and in the sense there will be a hind brain. okay, तो सपोज ये मेरा फोर ब्रेन है, दिस इज माय फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में ऐसे कौन से रीजन्स हैं जहाँ से हमारे स्पीच या कोई भी सेंस कंट्रोल होते हैं? तो देयर इज अ रीजन ओवर हियर, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ब्रोकास एरिया, ब्रोकास रीजन या ब्रोकास एरिया। ये ब्रोकास रीजन इज मेनली टू कंट्रोल दी स्पीच, स्पीच यानी हमारा बोलना, स्पीच कंट्रोल करना यानी जो हमारे थॉट्स है उनको एक्चुअल स्पीच में कन्वर्ट करना ब्रोकास रीजन का काम है। जो हम टंग से बोलते हैं, हमारी मूवमेंट ऑफ टंग इज रेगुलेटेड बाय ब्रोकास रीजन। एंड इन फैक्ट जो हमारा ओइसोफेगस का मूवमेंट है, हमारी फेरिंग्स का मूवमेंट है, वोकल कॉर्ड, साउंड बॉक्स, इन सब के मूवमेंट का किसके पास कंट्रोल होता है? ब्रोकास रीजन। ओके, अब कुछ इस साइड बिहाइंड वाले रीजन में यू हैव वर्निक्स एरिया, वर्निक्स रीजन और एरिया। वर्निक्स रीजन और एरिया ये है कंट्रोल करता अबाउट दी सेंस, सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट के सेंस की बात कर लो, या स्मेल के सेंस की बात कर लो, या हियरिंग के सेंस की बात कर लो, या फिर कोई भी एक्सटर्नल टच वाले सेंस की बात कर लो। तो ये सारे सेंसेस, टच, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, ये सारे सेंसेस कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय वर्निक्स एरिया इन योर ब्रेन। ओके, तो विद दिस वी आर फिनिश्ड विद दी नो, नॉट येट, विद दिस वी आर फिनिश्ड विद सेरिब्रम। ओके, इसको हम लोग स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं। लार्जेस्ट पोर्शन of your forebrain covers about 80 to 85% of your brain's weight. अब हम आते हैं डायएन्सेफेलॉन। सो डायएन्सेफेलॉन सिर्फ एक ही कैविटी को एनक्लोज करता है, एनक्लोजेस अ सिंगल कैविटी, अ सिंगल कैविटी कॉल्ड एज थर्ड वेंट्रिकल। ये सिर्फ एक सिंगल कैविटी को एनक्लोज करता है जिसका नाम है थर्ड वेंट्रिकल। ओके, अभी जो सिंगल कैविटी है थर्ड वेंट्रिकल, सपोज ये एक सिंगल कैविटी है, इसका रूफ होता है और इसका फ्लोर होता है, ठीक है, अपवर्ड होते हैं और डाउनवर्ड होते हैं। तो इसका जो रूफ है उसको हम लोग बोलते हैं एपिथैलेमस, एपिथैलेमस। और इसके रूफ एपिथैलेमस में से एक अपवर्ड प्रोजेक्शन आता है, उसको हम लोग बोलते हैं, कुछ इस तरीके से नहीं आता बट आई एम जस्ट गिविंग यू इन जनरल, उसको हम लोग बोलते हैं पीनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पीनल ग्लैंड। ओके, तो बेसिकली दिस एपिथैलेमस एंड पीनल ग्लैंड टुगेदर फॉर्म्स दी, दे एपिथैलेमस एंड पीनल ग्लैंड टुगेदर फॉर्म्स दी एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में डायएन्सेफेलॉन होता है, सिंगल कैविटी थर्ड वेंट्रिकल को एनक्लोज करता है, जिसका फ्लोर होता है और रूफ होता है। तो जो उसकी जो रूफ है ना, रूफ को हम लोग बोलते हैं एपिथैलेमस, और वो रूफ में से एक एलिवेटेड प्रोजेक्शन अराइज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पीनल ग्लैंड। अब एपिथैलेमस और पीनल ग्लैंड टुगेदर आर नोन एज द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो सेक्रीट करते हैं टू हॉर्मोन्स, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन।
सीरोटोनिन का काम क्या होता है? तो सीरोटोनिन बेसिकली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रेगुलेट करता है। क्या करता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। एंड मेलाटोनिन क्या करता है? तो मेलाटोनिन रेगुलेट करता है रिदमिक एक्टिविटीज। रिदमिक एक्टिविटीज यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी क्या? कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस, ये सब एक्टिविटीज सेरोटोनिन हार्मोन एंड मेलाटोनिन हार्मोन रिदमिक एक्टिविटीज यानी कि डायलेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ योर ओएसोफेगस। ओके, ये सारी एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करता है। नाउ विल बी कमिंग टूवर्ड्स दी अनदर पार्ट। पिनियल ग्लैंड के बारे में देख लिया, एपिथैलेमस। द लोअर फ्लोर रीजन इज नोन एज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस सेक्रीट्स, इसके पास भी एक डाउनवर्ड प्रोजेक्शन है जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज नोन एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या है? ये जंक्शन बनाता है। ये क्या बनाता है? ये जंक्शन बनाता है दैट रेगुलेट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटीज। इज दिस थिंग क्लियर? So this was all about your diencephalon. Diencephalon encloses a single cavity called third ventricle. अब ये single cavity में 2 phase है. Upper phase is the roof called epithalamus. Lower phase is the base called hypothalamus. इन दोनों में से epithalamus forms an extension called pineal gland और hypothalamus forms an extension on the lower side called as your pituitary glands. Okay? So with this हमने 4 brain के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस देख लिया। नाउ विल बी स्टडिंग अबाउट ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में नहीं बताया था, अबाउट दी एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो मैंने जैसे बताया कि ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है। ये डायरेक्टली किससे कवर होता है? बाहर से, एक्सटर्नली, विद द हेल्प ऑफ स्कल, जो हेडेड पोर्शन होता है, थिक, एक कंप्लीटली बोनी स्ट्रक्चर होता है, सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर। अब ये स्कल से बोन डायरेक्टली प्रोटेक्टेड नहीं है, ये यहाँ पे एक रीजन है और कुछ ऐसे हमारा प्रेजेंट होता है स्कल। बट ब्रेन और स्कल के बीच में ऐसी क्या प्रेजेंस होती है? तो बिटवीन ब्रेन एंड योर स्कल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सर्टन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर की प्रेजेंट होती है, वो स्ट्रक्चर होता है 3 लेयर्स में डिवाइडेड। ओके, लाइक दिस एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें होती है 3 लेयर्स। ये उसकी फर्स्ट लेयर है, देन ये सेकेंड लेयर है एंड देन ये उसकी मिडल लेयर है। ओके, तो ब्रेन और आपके स्कल के बीच में, ब्रेन और स्कल के बीच में एक लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो लेयर का आउटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं ड्यूरामेटर। द आउटर पार्ट ऑफ दैट लेयर इज नोन एज ड्यूरामेटर। ओके, इनर पार्ट ऑफ दैट लेयर, inner part is known as pia mater, and middle part of that layer, middle part is known as alma mater. Okay, outer pia mater, so middle part is known as your arachnoid mater, arachnoid mater. ओके, आई होप सो इतनी थिंग्स आपकी क्लियर हो गई होंगी कि ब्रेन और स्कल के बीच में एक लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे आउटर पार्ट उसका होता है ड्यूरामेटर, मिडल लेयर इज आर्किनॉइड मैटर एंड इनर लेयर इज योर पिया मैटर। तो अब यहाँ पे हर 2 लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड होता है। बेसिकली यहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड होता है इट इज़ नोन एज, इतना इंपॉर्टेंट इसके फ्लूइड का नाम है नहीं है, तो इसके फ्लूइड में ये अच्छी चीज़ याद रखना कि इसके भी फ्लूइड फिल्ड होता है। ड्यूरामेटर और आर्किनॉइड मैटर के फ्लूइड का नाम अभी आप लोग को जान के इंपॉर्टेंस नहीं है, यू विल गेट टू नो अबाउट इट इन 11th स्टैंडर्ड। पिया मैटर और आर्किनॉइड मैटर के बीच में फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको हम बोलते हैं CSF। CSF स्टैंड्स फॉर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, अब हम इसी के बारे में देखने वाले हैं कि CSF होता क्या है। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बेसिकली होता है 120 ml। एक ह्यूमन के ब्रेन में देयर इज ओनली 120 ml ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कहाँ फिल्ड होता है? तो इट इज फिल्ड बिटवीन आर्किनॉइड मैटर एंड पिया मैटर, इन दोनों के बीच में, बिटवीन मिडल एंड इनर लेयर।
इसका काम क्या होता है? तो ये होता है अ गुड शॉक एब्जॉर्बर, यानी कोई भी शॉक हमारे मैकेनिकल डैमेज ब्रेन को ना हो तो उसके लिए शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे CSF यूज टू वर्क। देन CSF जो होता है शॉक एब्जॉर्बर भी है, इट मेंटेन्स दी बैलेंस, मेंटेन्स बॉडी बैलेंस, बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। देन what else does it do? Wait a second, let me just check it out, क्योंकि इतनी थिंग्स रिमेंबर करना इट्स डिफिकल्ट, राइट? तो एक बार ज़रा से चेकआउट कर लें तो बेटर रहेगा। और ये क्या करते हैं? ये सप्लाई करते हैं सब्सटेंसेस को, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अदर सब्सटेंसेस टू द ब्रेन, एंड ब्रेन से, फ्रॉम ब्रेन दे विल टेक आउट द वेस्ट सब्सटेंस। ठीक है, ब्रेन से वेस्ट को कलेक्ट करते हैं एंड कनेक्ट, और जो ब्रेन में सप्लाई करते हैं दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस एंड अदर थिंग्स। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फोर ब्रेन एंड द एक्सटर्नल रीजन्स ऑफ योर ब्रेन। नाउ अब हम आते हैं मिड ब्रेन के ऊपर। नाउ व्हाट डज योर मिड ब्रेन डू? रबिंग में बेसिकली ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, बट can't do anything, we have to do it like that। तो अब हम बात करते हैं ब्रेन के सेकेंड रीजन पे। फर्स्ट रीजन हो गया फोर ब्रेन, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रीजन दैट इज योर मिड ब्रेन। तो अब मैंने बता दिया था मिड ब्रेन की लोकेशन क्या है। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन, मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है। एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर मैंने वीडियो बनाया था। मिड ब्रेन में टू रीजन्स होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा एंड it's not crura, it's crura cerebri। Okay, these are the two region of your midbrain, corpora quadrigemma and crura cerebri। I know the name is very difficult to remember, but still आपको याद करने पड़ेंगे। तो what are the regions of your brain? midbrain में corpora quadrigemma and crura cerebri। corpora quadrigemma के पास टू पेयर्स होते हैं नर्व के, ठीक है। वन पेयर जो नर्व का होता है, वन पेयर इट अराइजेस फ्रॉम अपर पार्ट से अराइज होता है, और ये क्या करता है, ये ऑप्टिक सिग्नल्स लाता है। इट कैरीज ऑप्टिक सिग्नल्स फ्रॉम द आईज। और एक और पेयर होता है, अनदर पेयर लोअर पार्ट से सिग्नल लाते हैं, और ये जो अनदर लोअर पार्ट से सिग्नल लाते हैं पेयर, इन पेयर्स का काम क्या होता है, टू कॉज द मूवमेंट ऑफ हेड। हमारे हेड का मूवमेंट इन्हीं लोअर पेयर्स की वजह से होता है, ठीक है। और इन पेयर्स का नाम क्या है, अपर वाले का है सुपीरियर कैलक्यूली एंड लोअर वाले का नाम है इंफीरियर कैलक्यूली। Is this thing clear? Calculi. Okay, this was all about corpora quadrigemma। crura cerebri, तो crura cerebri is basically connect cerebellum। crura cerebri का काम क्या है, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन के cerebrum। Okay, I also got confused at first, it's not cerebellum, it's cerebrum। and mid brain के, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन के सेरिब्रम को मिड ब्रेन के सेरिबेलम से। इज दिस थिंग क्लियर? सो दिस वाज ऑल यू नीड टू नो अबाउट योर मिड ब्रेन, कि जो आपका मिड ब्रेन है इट लाइज बिटवीन योर फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन में कितने रीजन्स है, टू रीजन्स, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा एंड क्रूरा सेरेब्री। कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमा में टू रीजन्स होते हैं, सुपीरियर कैलिक्यूली, इंफीरियर कैलिक्यूली। सुपीरियर कैलिक्यूली में वन पेयर ऑफ नर्व्स हैं जो कि अपर पार्ट से ऑप्टिक सिग्नल्स को कैरी करते हैं, एंड इंफीरियर कैलिक्यूली में भी वन पेयर ऑफ नर्व्स हैं जो लोअर पार्ट से मूवमेंट ऑफ हेड को रेगुलेट करते हैं। देन क्रूरा सेरेब्री इज द रीजन विच कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड द सेरिब्रम। अब इसका काम क्या होता है, फोर ब्रेन के सेरिब्रम को कनेक्ट करता है मिड ब्रेन के सेरिबेलम से।
Is this thing cleared? Now we'll be studying about the next part of your brain, which is called as hindbrain. Next part is your third part is your hindbrain. Okay, तो hindbrain very important part. ये कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज़ लोकेटेड एट द बेस, समवॉट लाइक दिस. ठीक है, इट इज़ लोकेटेड एट द बेस, जहाँ से मैं एक शॉर्ट सा डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ सो दैट यू विल कम टू नो बेटर कि ये कहाँ लोकेटेड होता है. तो दिस लाइक दिस स्ट्रक्चर इज़ योर फोर ब्रेन. इसके यहाँ से अराइज होता है मिड ब्रेन और यहाँ से कुछ अराइज होता है हमारा हाइंड ब्रेन. इज दिस थिंग क्लियर? अभी जो तुम्हारा हाइंड ब्रेन है इट इज़ हैविंग 3 रीजन्स. इसके पास 3 रीजन्स है. ये वाला रीजन है तुम्हारा सेरिबेलम, ठीक है. ये वाला रीजन है तुम्हारा पॉन्स वेरोली और यू कैन से पॉन्स रीजन, pons veralis or simple pons region, and this one is your medulla oblongata. Medulla oblongata. Is this thing clear? ये हो गए हमारे regions of your brain. अब मैं बात करूँ सबसे पहला region आता है cerebellum के बारे में. तो cerebellum is the region which controls all the voluntary actions. Cerebellum controls all the voluntary actions. यानी कि हमारा कोई भी बॉडी का वॉलेंट्री एक्शंस हो, इसके पास भी जस्ट लाइक सेरिब्रम जैसा इट कॉन्स्टिट्यूट्स 11% ऑफ ब्रेन का. पूरे ब्रेन में 11% वेट तो सेरिब्रम की वजह से ही होता है. ठीक है, 11% ऑफ द ब्रेन्स वेट. इसके पास भी ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है, जस्ट लाइक सेरिब्रम. तो सेरिबेलम का काम क्या होता है? सेरिबेलम रेगुलेट्स इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जस्ट लाइक रनिंग, डांसिंग, वॉकिंग, स्किपिंग. नाउ विल कम टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज योर पॉन्स रीजन. सो पॉन्स रीजन बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होता है? तो इट इज प्रेजेंट कुछ इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है. बट अगर मैं अच्छे से बताऊं तो पॉन्स रीजन ये पूरा है, इसके पीछे वाला पूरा रीजन है सेरिबेलम. तो पॉन्स रीजन in front of cerebellum, below cerebrum. ठीक है, सेरिब्रम के नीचे, सेरिबेलम के आगे ये पॉन्स वेरोली रीजन प्रेजेंट होता है. इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ होता है कंडक्ट करना इम्पल्स को. इट कंडक्ट्स द इम्पल्स फ्रॉम, कहाँ से इम्पल्स कंडक्ट करेगा? फ्रॉम सेरिब्रम टू मेड्यूला. मेड्यूला रीजन में, सेरिब्रम से, फोर ब्रेन से मेड्यूला रीजन में इम्पल्स कंडक्ट करने का काम है पॉन्स वेरोली का. नाउ थर्ड पोर्शन आता है आपका मेड्यूला oblongata. Medulla oblongata, it is one of the most important portion of your brain. medulla oblongata सबसे ज़्यादा important portion होता है ब्रेन का. और ये जो medulla oblongata है ब्रेन का सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है. ठीक है, what else have written in your textbook? medulla oblongata का सिर्फ फंक्शन आप लोग को इम्पॉर्टेंटली पढ़ना है. इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शंस. ओके, नाउ आई होप सो आपको वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बीच का डिफरेंस पता होगा. वॉलेंट्री एक्शंस यानी कि जिन एक्शंस पे हमारा कंट्रोल है, इनवॉलेंट्री एक्शंस यानी वो एक्शंस जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड अदर बॉडीली फंक्शंस, इनको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की. तो हमारा CNS का फर्स्ट रीजन कंप्लीट हो गया अबाउट द ब्रेन. नाउ विल टॉक अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. नाउ लाइक दिस विल टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. तो अब हम बात करते हैं सेकेंड पोर्शन की, दैट इज योर स्पाइनल कॉर्ड. तो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ये बेसिकली कुछ ऐसी होती है. इसके पास एक एच शेप्ड मैटर होता है, कुछ ऐसा एच शेप्ड मैटर होता है.
जिसको सेंट्रल होती है, ये एच शेप मैटर का सेंटर है, आई एक्सप्लेन यू। ये एच शेप मैटर के सराउंडिंग में यू हैव मेनिंजेस। अच्छा, अभी हम लोग ने पढ़ा था ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, आर्किनॉइड मैटर, इन सबको लेयर्स को हम टुगेदर कॉल्ड एज मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस, जिसमें आता है ड्यूरा, पिया और आर्किनॉइड मैटर्स। ओके, अब ये जो पार्ट है ये हो गया हमारा ग्रे मैटर, और इसके आउटर वाला पार्ट हो गया हमारा वाइट मैटर। अब अगर ग्रे मैटर है तो इसमें क्या होगा? साइटोन प्रेजेंट होगा। वाइट मैटर है तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? एक्सॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट योर स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है? तो ये रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं, रिफ्लेक्स इन नेक रीजन में रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट्स दी सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। Is this thing clear? They conduct the sensory and motor neurons. So this was all about your spinal cord कि उनका outer structure ही meninges से बना है, जैसे ड्यूरा मैटर, पिया, आर्किनॉइड मैटर। इनमें outer surface होता है वाइट मैटर जो एक्सॉन से बना है, इनर सरफेस होता है ग्रे मैटर जो साइटोन से बना है, और ये होता है हमारा सेंट्रल कैनल। ये होता है हमारा सेंट्रल कैनल। इसका काम क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन नेक में प्रोड्यूस करना एंड टू कंडक्ट द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, दिस वॉज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, अब इस चैप्टर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग ने देख लिया। अब हम आते हैं इस चैप्टर के थर्ड पोर्शन पे, अबाउट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द थर्ड पोर्शन इज अबाउट PNS, termed as peripheral nervous system। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, जैसे CNS डिवाइडेड किस में था? CNS डिवाइडेड था ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है हमारा सोमैटिक नर्व्स में and NERVs, and it is divided into autonomic nervous system, यानी autonomic nerves में। Okay, is this thing clear? Somatic nerves and autonomic nerves में entire peripheral nervous system is divided. Okay, somatic nerve system में आती है हमारी cranial nerves और आती है हमारी स्पाइनल नर्व्स। ओके, शॉर्ट में आई विल एक्सप्लेन यू, क्योंकि इतना ही आपको डेप्थ में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने हैं कि इतनी नीड नहीं है। ओके, इफ़ यू राइट अबाउट द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इट वुड बी ओके। तो जो हमारी क्रेनियल नर्व्स होती है ये होते हैं 12 पेयर्स में। 12 पेयर्स की क्रेनियल नर्व्स होती है। कैसे 12 पेयर्स की होती है? तो ये नर्व्स होती है हमारी फ्रंटल रीजन, पैराइटल रीजन, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, इन सारे रीजन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सारे रीजन से जो नर्व्स अराइज होती हैं उन रीजन्स के नर्व्स को हम टोटल बोलते हैं 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स। और स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो होती हैं 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो ये नर्व्स कहाँ से निकलती हैं? दे अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी और मोटर नर्व्स में ये फर्दर ऑन डिवाइड हो जाती हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। नाउ इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, sympathetic and another is your parasympathetic nerves. Okay, sympathetic nerves। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है हमारी 2 टाइप्स की। सिंपैथेटिक नर्व्स क्या होती हैं? दैट इज एक्सेलरेटेड, यानी ये स्ट्रेस के टाइम पे ये सिर्फ एक्सेलरेट करती हैं, एक्सेलरेट
या फिर एक्सेलरेशन यानी बॉडीली एक्टिविटीज़ को बहुत हाइपर रेट में करती है, यानी कि जब हमें स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, हमें प्रेशर होता है किसी चीज़ का, या फिर हम किसी और डिप्रेशन में भी होते हैं, तब हमारे नर्व्स को स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन जैसे इफ़ेक्ट्स, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब सिंपैथेटिक नर्व्स की वजह से होता है, और जो कि सब बॉडीली एक्टिविटीज़ को एक्सेलरेट कर देती है। ये किस केमिकल की वजह से होता है? तो ये होता है हमारा एड्रीनेलिन। इट इज़ बिकॉज ऑफ एड्रीनेलिन केमिकल कि हमें सिंपैथेटिक नर्व से ये सारे इमोशंस फेस करने पड़ते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इज फॉर एक्सेलरेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इज फॉर रिलैक्सेशन। यानी हमारी बॉडी में अगर रिलैक्सेशन मोड पे हमें जाना है, यानी हमारे सारे जो फंक्शंस हैं वो लूज वे में हो, ठीक है, हमारे फंक्शंस को एक्सेलरेशन ना, हमारे फंक्शंस बहुत ही आराम से हो, तो वो सारी चीज़ें पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की वजह से होती है। और ये होता है केमिकल एसिटाइल कोलिन केमिकल की वजह से हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स रेगुलेट होती हैं। इज दिस थिंग क्लियर? सो विद दिस सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, हम लोग ने सारे नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में देख लिया। ओके, अब आप लोग को इन सब नर्वस सिस्टम के बारे में या इन नर्व्स के क्या क्या एक्शंस हैं उनके बारे में अगर डेप्थ में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू माइट रीड योर टेक्स्ट बुक, क्योंकि उसमें आपको बताया गया है कि आपकी बॉडी के जो एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस। अब हम लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, टॉपिक नंबर 4, दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन, वन एंड द सेम थिंग। यानी कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को हमारी बॉडी किस वे में रिएक्ट करती है, किस वे में उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्शंस प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्लेक्स आर्क की बात करूँ तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, दिस इज द ग्रे मैटर ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। अब यही से हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स ट्रैवल होंगी और पर्टिकुलर रीजन में जाएंगी। यहाँ पे से नर्व इम्पल्स ट्रैवल होंगी, ये भी अपने पर्टिकुलर रीजन में जाएंगी। ठीक है, सपोज ये एक ही रीजन में जाएंगी, कहाँ गया, दे आर नॉट गोइंग टू गेट सेपरेटेड। ओके, सपोज क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि हमने कुछ हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया। हॉट ऑब्जेक्ट को हम लोग ने टच किया, यानी गर्म पानी है, ठीक है, हम लोग ने उस गर्म पानी में उंगली डाल दी, जिसकी वजह से हॉट ऑब्जेक्ट का जो सेंसेशन है वो हमारे नर्व्स में गया। सपोज ये हो गई मेरी सेंसरी न्यूरॉन्स, ये क्या हो गई मेरी सेंसरी न्यूरॉन। हॉट ऑब्जेक्ट का जो सेंस है, नर्व इम्पल्स है, वो मेरी सेंसरी न्यूरॉन से ट्रैवल कर रहा है कुछ इस वे में, और वो गया मेरे स्पाइनल कॉर्ड में। अब स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होंगे मेरे न्यूरॉन्स, लाइक दिस हमारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। मैं कुछ ऐसे ही रफ स्ट्रक्चर बना देती हूँ, ठीक है, उनके डेंड्राइट्स होंगे, फिर अनदर न्यूरॉन, उसका एक्सॉन और उसके डेंड्राइट, एक्सॉनल कॉम्प्लेक्स, फिर इनके बीच में साइनेप्सिस होता है, गैप होता है, तो आई विल ड्रॉ दैट साइनेप्सिस एज वेल। तो ये दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, इसका जो फाइनल है वो टर्मिनेट होगा कुछ इस वे में। तो ये ऐसे मेरे पास 3 न्यूरॉन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड के रीजन में मेरे पास 3 न्यूरॉन्स हैं। मैंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है मेरा वो इम्पल्स कैरी करेगा इस न्यूरॉन के पास। इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन में इम्पल्स कैसे जाएगी वो मैंने आप लोग को पहले ही समझा दिया है। इम्पल्स ट्रैवल हुई, अब यहाँ पे हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? रिएक्शन। यहाँ पे हुआ था एक्शन, यहाँ पे क्या हुआ था? हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, यहाँ पे होता है एक्शन, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर है, यानी कि यहाँ से रिएक्शन जो जनरेट होगा वही हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ से फाइनली ये है मेरी मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन फाइनली मेरा जो रिएक्शन है ये कैरी करेगी कहाँ पे?
वही साइट पे, एंड यहाँ पे मैं एक्शन का अपोज करूँगी मेरे रिएक्शन से, और मेरा रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन होगा विड्रॉ ऑफ फिंगर, यानी मैं अपनी उंगली को विड्रॉ कर लूँगी, विड्रॉल ऑफ माई फिंगर। तो यहाँ पे मेरा रिएक्शन जनरेट हुआ है। तो इन दिस वे योर रिफ्लेक्स आर्क वर्क्स, यानी कि कोई भी एक हॉट ऑब्जेक्ट को आपने टच किया, एक्शन जनरेट हुआ, वही एक्शन सेंसरी न्यूरॉन से ट्रेवल हुआ, एक न्यूरॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, रिएक्शन सेंटर पे गया, रिएक्शन सेंटर से जो रिएक्शन आता है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू रिएक्शन कन्वर्ट करता है, एंड दैट विल हेल्प इन विड्रॉल ऑफ योर फिंगर। सो विद दिस थिंग हम लोग ने एक टॉपिक और कवर कर लिया, दैट मीन्स योर रिफ्लेक्स आर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा जो ऑटोमेटिक हो जाता है, नेचुरल है, और एक जो होता है वो हम जनरेट करते हैं। कैसे आपको समझना है कि नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन सच एज किकिंग द बॉल, ओके, पिकिंग अप समथिंग, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, तुरंत रिफ्लेक्स शो करते हैं। कुछ चीज़ों के लिए नेचुरली हम में रिफ्लेक्स आ जाता है, यानी कि कोई सर्टेन डिजीज़ है, हाँ, आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन, यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चिकन पॉक्स, ये एक ऐसी डिजीज़ है जो लाइफ टाइम में एक ही बार होती है, मोस्टली हर केसेस में, स्टिल देयर विल बी सम एक्सेप्शंस, ओके, बट बेसिकली तो हम देखें ये डिजीज़ एक ही बार होती है। कैसे होती है कि पहले हमें पॉक्स हो गया, हमारे बॉडी के सेल्स आर अवेयर ऑफ दैट एंटीजन, यानी चिकन पॉक्स का कॉज करने वाला जो चीज़ है वो है एंटीजन। वो एंटीजन एक बार हमारी बॉडी में आ गई, हमारी बॉडी के सेल अवेयर हो गए उस एंटीजन के बारे में। अब अहेड जाके अगर वो एंटीजन फिर से हमारी बॉडी में एंटर करना चाहे तो हमारे बॉडी सेल्स उसको अपोज कर लेंगे, क्योंकि दे आर इम्यूनाइज्ड, उनको पता है कि इस सेल को कैसे भगाना है, क्योंकि वो पहले इसको झेल चुके हैं। सिमिलरली इन सबको बोलते हैं नेचुरल रिफ्लेक्स, के हमें उसका एक्शन पहले से हमारी बॉडी में जनरेटेड हुआ है। फॉर अनदर एग्जाम्पल्स यू माइट रिफर योर टेक्स्ट बुक। सो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन और द बेसिक थियोरी ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। With this we are finishing our chapters. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। Do read your text book and then only उसी के बाद आप इस चैप्टर से उसको रिलेट कर पाएंगे। Okay? Thank you for watching this video. Do subscribe to our channel Tuition Wala Foundation and do not forget to watch our channel playlist for more such videos. I hope to see you in the next section. Thank you.